एमएससी प्रवेश ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रिएक्शन मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट में हमने कार्बोकैटायन कार्बोनाइन पढ़ लिया है। आज हम पढ़ते हैं कार्ब फ्री रेडिकल। देखो कार्ब फ्री रेडिकल क्या होता है। कार्बन एटम हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन कॉल्ड कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा किससे? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से। ठीक है। कार्बन फ्री रेडिकल कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। ठीक है। कार्बन फ्री रेडिकल के वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। ठीक है। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज मतलब समान विखंडन से बनेगा। ठीक है। अब कंडीशन यदि होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की देखें तो यह थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन हो सकती है। ठीक है। थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन या फिर मेटल की उपस्थिति में, जैसे सोडियम लिथियम आदि की प्रेजेंस में। बेंजोइल प्रोक्साइड की प्रेजेंस में भी क्या होता है? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। ठीक है। फ्री रेडिकल अपने को पता है, फ्री रेडिकल क्या होता है भाई? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है। पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इस कारण क्या है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर का। ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखें अपन, स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है भाई? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है भाई? sp2। यदि मैं CF3 रेडिकल की बात करूँ मैं, ठीक है, यदि मैं CH3 रेडिकल व CF3 रेडिकल की बात करूं तो ये तो क्या होता है? sp2 संकरण इसमें, और इसमें क्या होता है? sp3। ठीक है। इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है? s% करैक्टर क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बेंट रूल क्या कहता है भाई? कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट प्रिफर्ड द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग लेस एस करैक्टर। ठीक है। जो इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो आप, बेंट रूल। ठीक है। देखो इसकी ट्राइगोनल प्लेनर होगी ज्योमेट्री, और इसकी क्या होगी? पायरेमिडल। ठीक है। इसकी क्या होगी? पायरेमिडल, और इसकी क्या होती है? CH3 रेडिकल की तो क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर, और इसकी क्या होगी? CF3 रेडिकल की पायरेमिडल। ठीक है। यदि हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल या कार्ब फ्री रेडिकल की, एल्किल फ्री रेडिकल। ठीक है। एल्किल फ्री रेडिकल की बात करें तो यहाँ पर प्लस आई प्रभाव ज़्यादा है, यहाँ पर कम लग रहा है, यहाँ पर और भी कम, और यहाँ नहीं है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 डिग्री रेडिकल। ठीक है। टर्सरी। और सबसे कम स्टेबल क्या होगा? मिथाइल रेडिकल, लीस्ट स्टेबल। और मोर स्टेबल कौन होगा? टर्सरी रेडिकल। अब हम बात करें रेजोनेंस की। रेजोनेंस द्वारा स्टेबिलिटी क्या है भाई? ये क्या है? एलाइलिक सिस्टम। ठीक है। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी बनी? इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी बनेंगी? 2। ठीक है। इसके बाद में यदि मैं बेंजाइलिक रेडिकल देखो, यदि बेंजाइलिक रेडिकल की बात करूं तो बेंजाइलिक रेडिकल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी बनेगी? 5। तो वो एक और बन जाएगी यहाँ पे, ये बॉन्ड किधर आ जाएगा? इधर। ठीक है। तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा CH2 रेडिकल। ठीक है। जितना ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगी सिस्टम, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। जितना ज़्यादा रेजोनेंस सिस्टम में होगा वो उतना ही क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल। तो हम बात कर सकते हैं कि कार्बन फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा? नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है। ये भी देखो एलाइलिक रेडिकल है। ठीक है। एलाइलिक रेडिकल, यदि यहाँ पर कोई बॉन्ड होता, ठीक है, तो फिर क्या हो जाता? डबल एलाइलिक रेडिकल। अब देखो ट्राइफेनिल कार्ब रेडिकल।
की बात करें अपन, बाइफेनिल रेडिकल, बेंजाइलिक रेडिकल और एलाइलिक रेडिकल, तो इसकी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है 13 बनती है, इसकी कितनी बनती है 9, इसकी कितनी बनती है 5 और इसकी कितनी बनती है 2। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन आएगा, ट्राईफेनिल कार्ब रेडिकल, फिर उसके बाद में बाईफेनिल रेडिकल, फिर उसके बाद में बेंजाइलिक रेडिकल, फिर उसके बाद में क्या आएगा एलाइलिक रेडिकल। ठीक है, जितनी ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा सिस्टम उतना ही ज़्यादा क्या होगा स्टेबल होगा। यदि मैं हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूं, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है भाई, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, कार्बन के ऊपर उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा बढ़ेंगी, सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो बात कर सकते हैं अपन, एज वेल एज द नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन कार्बन फ्री रेडिकल इंक्रीज, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आल्सो इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, कार्बन के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ेंगी और स्टेबिलिटी क्या होगी कार्ब फ्री रेडिकल की क्या होगी इंक्रीज होगी। यदि मैं बात करूं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं भाई 0। ठीक है, फर्स्ट वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 0, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं भाई 3, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी बढ़ेंगी 4, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 6, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी बढ़ेंगी 7। ठीक है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं भाई 9, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी बढ़ेंगी 10, अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बराबर अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, जितने अल्फा हाइड्रोजन है उससे एक ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन आएगा टर्सरी रेडिकल ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। यदि हम बात करें साइज, यदि हम साइज की बात करें तो लार्जर द साइज मोर विल बी द स्टेबिलिटी। ठीक है, जिस रेडिकल की ज़्यादा साइज होगी वो सबसे ज़्यादा क्या होगा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा साइज किसकी होती है आयोडीन की होती है, फिर उसके बाद में ब्रोमीन की, फिर उसके बाद में क्लोरीन की, फिर उसके बाद में फ्लोरीन की। ठीक है, उसके बाद में हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी आ जाएगी आयोडीन रेडिकल की आ जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे कैप्टोडेटिव इफेक्ट पुश पुल मैकेनिज्म। ठीक है, पुश पुल मैकेनिज्म की बात करें अपन, कैप्टोडेटिव इफेक्ट, कार्ब फ्री रेडिकल आर स्टेबलाइज विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज वेल एज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दिस इफेक्ट इज नोन एज कैप्टोडेटिव इफेक्ट। कार्ब फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप द्वारा स्टेबल होता है, उसे क्या बोलते हैं कैप्टोडेटिव इफेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब फ्री रेडिकल हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिनके पास लोन पेयर हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, जैसे ROCH2 रेडिकल, RNH CH2 रेडिकल, ये दोनों हो गए, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। RO प्लस R प्रभाव दर्शाता है, लोन पेयर है इसके पास भी, इसके पास भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या बोले तो लोन पेयर उपस्थित है इसके पास में। अब हम बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये समझ लो, देखो इसको बहुत सिंपल है। देखो ये तो क्या है होमो, जहाँ जो होमो किसका है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, जो अपन ने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिया है उसका क्या है होमो, जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये सुमो है, सिंगली ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ फ्री रेडिकल, जो अपना CH2 रेडिकल था। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लो एनर्जी लेवल में चले जाएंगे इसके लोन पेयर के। ठीक है,
न्यू लोअर एनर्जी फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। और ये किधर चला जाएगा, ऊपर सुमो न्यू हाई एनर्जी लेवल, ठीक है। सुमो सिंगली ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल न्यू हाई एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ऑल ओवर देखते हैं भाई, एनर्जी एनर्जी तो इधर बढ़ रही है, इधर क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो ऑल ओवर क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सो इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये किस में चले जाएंगे भाई, लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में चले जाएंगे, न्यू लोअर एनर्जी फील्ड ऑर्बिटल में। इस कारण कार्ब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो कार्ब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि जो लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यू लोअर एनर्जी फील्ड ऑर्बिटल में चले जाते हैं, ठीक है। तो ऑल ओवर बात करें तो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब फ्री रेडिकल की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये तो किसकी बात हो गई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अब देखो होमो का मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है, सुमो का मतलब सिंगली ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब देखो मैंने यही बताया आपको कि व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज बॉन्डेड विद कार्बन रेडिकल देन अकॉर्डिंग टू पीएमओ थ्योरी सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इन हाई एनर्जी लेवल बट लोन पेयर एग्जिस्ट इन लोअर एनर्जी लेवल। फाइनली ऑल ओवर या ओवरऑल देखें, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज एंड स्टेबिलिटी कार्बन फ्री रेडिकल इंक्रीज। यही बोला मैंने कि जो सिंगली ऑक्यूपाइड ये तो न्यू एनर्जी लेवल में चला गया, और जो लोन पेयर थे वो कहाँ चले गए, न्यू लोअर एनर्जी में ही रही। तो ऑल ओवर क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई और स्टेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज। अब सेकंड की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 साइनाइड CHO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, जिनके पास में पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल पाया जाएगा, वैकेंट नहीं वैकेंट। अब देखो बात करते हैं अपन, वैकेंट नहीं, देखो ये देखो बिल्कुल ईजी है। ये ल्यूमो किसका है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और ये किसका ऑर्बिटल है भाई, सुमो ऑफ कार्ब फ्री रेडिकल का, पी ऑर्बिटल की बात करें अपन, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। एनर्जी ऑफ रेडिकल ड्रॉप बिकॉज इलेक्ट्रॉन इन ए लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है। एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है भाई, न्यू, ये क्या है, न्यू सुमो, ठीक है। जो ये इलेक्ट्रॉन था कार्ब फ्री रेडिकल का, ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई, जो अपने पास में जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उनके। तो ऑल ओवर क्या होगी, तो एनर्जी तो कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी तो सिस्टम की डिक्रीज होगी, क्योंकि एनर्जी हाई से किस में ड्रॉप हो रहा है भाई, लोअर एनर्जी में। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, कहाँ चला गया, नीचे, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब फ्री रेडिकल की यहाँ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये ई बोला है, व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज बॉन्डेड कार्ब फ्री रेडिकल देन सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन रेडिकल एग्जिस्ट इन द ऑर्बिटल ऑफ लो एनर्जी, ठीक है। या फिर बोले तो न्यू सुमो, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है भाई। हाई एनर्जी से था
कोई सिंगली ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ आ गया, नीचे नीचे आ गया ना, न्यू सुमो। ठीक है, तो ऑल ओवर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब फ्री रेडिकल की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं परसिस्टेंट कार्ब रेडिकल। द डाइमर ऑफ ट्राइटिल रेडिकल is known as persistent of miscellaneous radical because the highly stable radical। ठीक है, ट्राइटिल रेडिकल इज हाईली स्टेबल रेडिकल एंड द स्टेबिलिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई रेजोनेंस एज वेल एज द स्टेरिक फैक्टर। अब देखो डायमरिक रूप में पाया जाता है। ठीक है, ट्राइफेनिल रेडिकल है। ठीक है, क्या बनेगा, डाइमर के रूप में। देखो मैकेनिज्म देख लेते हैं इसकी, बिल्कुल इजी है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये रेडिकल यहाँ टूटेगा, ये रेडिकल यहाँ टूटेगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, जहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेडिकल। देखो ये रेडिकल आ गया, इसको उल्टा करके लिख दिया है, ये रेडिकल आ गया। उसके बाद में फिर होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, रेडिकल। उसके बाद में एक और आएगा मॉलिक्यूल ट्राइफेनिल कार्ब रेडिकल का, दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, डाइमर के रूप में। ठीक है, क्या बनेगा, डाइमर के रूप में। इसे बोलते हैं परसिस्टेंट कार्ब फ्री रेडिकल। अब बात करें अपन रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल की बात करें, डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन क्या है भाई, रेडिकल हैज टेंडेंसी टू अंडरगोज डाइमराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, जैसे आर रेडिकल प्लस आर रेडिकल क्या बनाएगा, एल्केन, आर आर। ठीक है, रेडिकल डाइमराइजेशन होने की टेंडेंसिटी होती है इनमें, टेंडेंसी। ठीक है, तो क्या होगा भाई, आर रेडिकल जुड़कर क्या बनाएंगे, लंबी श्रृंखला वाला एल्केन। ठीक है, इसके बाद में बात करें अपन डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस एट हाई टेम्परेचर, the alkyl radical may undergoes disproportion in this reaction, one molecule get oxidized and another molecule get reduced। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होगा, एक मॉलिक्यूल क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो क्या बन जाएगी, एल्कीन, और यहाँ क्या बन जाएगा, एल्केन। ठीक है, ये क्या कहलाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब यदि मैं बात करूँ रिएक्शन विद आयोडीन एंड मेटल। ठीक है, यदि मैं रेडिकल के साथ अभिक्रिया करवाता हूँ आयोडीन की, दो कार्ब रेडिकल के अणु लेता हूँ मैं I2 के साथ, आयोडीन के साथ अभिक्रिया करवाता हूँ, तो क्या बनता है, एल्किल हैलाइड। ठीक है, या एल्किल आयोडाइड। ठीक है, यदि मैं मेटल के साथ अभिक्रिया करवाता हूँ, ठीक है, मेटल के साथ अभिक्रिया करवाता हूँ तो क्या बनता है, डाई एल्किल जिंक। इसे क्या बोलते हैं, फ्रैंकलाइन रिएजेंट। ठीक है, फ्रैंकलाइन रिएजेंट। यदि रेडिकल की मरकरी के साथ अभिक्रिया करवाता हूँ तो क्या बनता है, डाई एल्किल मरकरी, डाई एल्किल मरकरी। यदि अब बात करें अपन रीअरेंजमेंट रिएक्शन की, रीअरेंजमेंट की बात करते हैं अपन। देखो यहाँ से होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेडिकल,
ठीक है। उसके बाद में यहाँ से क्या होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज आएगा, यहाँ पर क्या होगा, रेडिकल बन जाएगा। उसके बाद में फिर से क्या होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, रेडिकल। इसके बाद में यहाँ से ये साइक्लोप्रोपिन रिंग दिख रही है, यहाँ से क्या होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से इसका एरोमेटिक बन जाएगा कंपाउंड, ये बन गया, और ये रेडिकल बन जाएगा। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, कार्ब फ्री रेडिकल। नेक्स्ट क्लास में अपन बचे हुए रेडिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या पढ़ा, रेडिकल। ठीक है, उसके बाद में CF3 और CH3 में देखा, फिर उसके बाद में साइज देखी, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस। ठीक है, स्टेबिलिटी देखी। उसके बाद में क्या पढ़ा अपन ने, कार्ब फ्री रेडिकल की रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है, डाइमराइजेशन, रीअरेंजमेंट, ये सब इसकी रिएक्शंस है। ठीक है।